चीज याद रखिए कि फ्रिंज की काउंट पूछी जाए तो आपको बेसिकली सिर्फ मैक्सिमास की काउंट बतानी है. In today's session, we will be precisely doing 4 problems, as I do not have a lot of time in my hand right now. So let us straight away start with these 4 problems. The first problem has been taken from the chapter of kinematics, but it requires a very, very, very thoughtful observation. Here goes the question. Two cars A and B simultaneously start on a racing track. There are two cars, A and B are the name of the two cars, and these two cars start racing on a track. Velocity versus time graph for car A has been shown in the diagram, right? There is velocity versus time graph of car A. The question says car acquires top speed of 60 meter per second at t is equal to 97 second. This is 97 second in the graph. At t is equal to 97 second, the car acquires a top speed of 60 meter per second and thereafter moves with constant speed. After that, the speed of the car becomes constant. Car B runs along with car A till both of them acquired a speed of 30 meter per second. Car B and car A both were running in identical fashion. Their speed changing in identical way till both the cars had a speed of 30 मीटर पर सेकेंड. 30 मीटर पर सेकेंड की स्पीड आने तक दोनों कार का मोशन एकदम सेम था, बिल्कुल साथ साथ चल रहे थे. आफ्टर दिस कार बी मूव्स विथ जीरो एक्सेलरेशन फॉर 1.5 सेकेंड. इसके बाद 1.5 सेकेंड तक 1.5 सेकेंड तक कार बी का एक्सेलरेशन जीरो रहा, जबकि कार ए अपना एक्सेलरेट कर रही है, जैसा कि इस ग्राफ में दिख रहा है. कार बी का ग्राफ दिया हुआ नहीं है क्वेश्चन में. 1.5 सेकेंड के बाद कार बी मूव्स इन ए मैनर आइडेंटिकल टू कार ए, और 1.5 सेकेंड के बाद कार बी वैसे ही चलती है, उसका स्पीड वैसे ही बढ़ता है जैसे कार ए का बढ़ रहा था. मतलब ग्राफ जो है कार ए का दिया हुआ है, कार बी 30 मीटर पर सेकेंड तक सेम कर्व को फॉलो करती है, उसके बाद 1.5 सेकेंड तक कांस्टेंट स्पीड से चलती है, कांस्टेंट स्पीड से चलती है, और उसके बाद उसका भी जो वीटी ग्राफ है उसका नेचर बिल्कुल वैसा ही है जैसा कि कार ए का. इस बात को ठीक से समझ लीजिएगा. सिर्फ 1.5 सेकेंड का एक लैग हुआ, एक गैप हुआ, उसके बाद कार बी का जो एक्सेलरेशन है वो बिल्कुल उसी तरह से है जैसा कार ए का है. दिस मीन्स दैट द वीटी ग्राफ ऑफ बी हैज सेम नेचर एज दैट ऑफ ए विथ ए डिले ऑफ 1.5 सेकेंड. It also means that car B attains a speed of 60 meter per second at t is equal to 98 here it will be 98.5. I am so sorry. 98.5 सेकेंड. इसका मतलब ये भी निकल के आ रहा है कि कार बी जो है वो टॉप स्पीड तक पहुंच पाएगी 98.5 सेकेंड पे. कार ए 97 सेकेंड पे टॉप स्पीड पे आ चुकी है, कार बी 98.5 सेकेंड पे टॉप स्पीड पे आएगी, क्योंकि 1.5 सेकेंड का लैग बीच में आ गया है. ठीक है. हाउ मच मोर डिस्टेंस द कार ए कवर्स इन 100 सेकेंड कंपेयर टू कार बी. अब मान लीजिए कि ये रेस 100 सेकेंड तक चलती है, तो इस 100 सेकेंड के इंटरवल में कार ए कार बी से कितना आगे होगी ये आपको बताना है. और सभी लोगों से मेरा रिक्वेस्ट है, बल्कि अभी शिवांश सिर्फ जुड़े हैं, उनसे मेरा रिक्वेस्ट है कि वो वीडियो को पॉज कर लें चाहे तो, और खुद से बड़े आराम से क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करें. एक बार आप चाहे तो स्क्रीनशॉट भी लेना चाहे तो ले लीजिए. प्रतीक भी जुड़ गए हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, क्वेश्चन को फिर से पढ़ के समझिए और करने की कोशिश कीजिए. दर्शबीर भी जुड़ गए हैं, वेरी गुड. मैं इस बीच क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूं, आप पॉज कर दीजिए. देखिए, वीटी ग्राफ एक्चुअली पहले भी मैं कह चुका हूं
कि सबसे इंफॉर्मेटिव ग्राफ होता है काइनेमेटिक्स का, जहां तक सवाल है। यहाँ वेलोसिटी मीटर पर सेकंड में है, स्पीड मीटर पर सेकंड में है, और टाइम जो है वो सेकंड में है। कार ए का जो वीटी ग्राफ है वो कुछ ऐसा जा रहा है, ऐसा। ये 97.5 सेकंड पे टॉप स्पीड पे आ गया। टॉप स्पीड इज 60, राइट। कार बी का वीटी ग्राफ यहीं पे हम प्लॉट करके देखते हैं। कार बी का वीटी ग्राफ यहीं पे प्लॉट करके देखते हैं। कार बी का वीटी ग्राफ कैसा होगा? 30 मीटर पर सेकंड की स्पीड तक तो कोई फर्क ही नहीं है, ऐसा कि क्वेश्चन कह रहा है। इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद बेटा वीडियो पॉज करके खुद से करना है। हाँ, इसके बाद क्या हुआ? इसके बाद 1.5 सेकंड तक ये कार कांस्टेंट वेलोसिटी से चलती रही। ये 1.5 सेकंड का इंटरवल है जिसमें कार बी की वेलोसिटी नहीं बदली है। ये 1.5 सेकंड का इंटरवल है जिसमें कार बी की वेलोसिटी नहीं बदली है। इसके बाद क्वेश्चन कहता है कि उसका एक्सेलरेशन वैसे ही हुआ जैसे कार ए का हुआ था, 30 के बियॉन्ड। तो ये जो ग्राफ है यहां से 30 से 97.5 तक, बिल्कुल डिट्टो सेम ग्राफ, बिल्कुल कट एंड पेस्ट। इस ग्राफ के कर्व को यहां से यहां तक कट कर लो और यहां पे पेस्ट कर दो, ऐसे, ये ऐसा। ये कार जो है 98.5 सेकंड पे अपने टॉप स्पीड पे आ जाएगी। 98.5 सेकंड पे अपने टॉप स्पीड पे आ जाएगी, और फिर दोनों 60 के स्पीड से ही चल रहे हैं। नेचुरली 100 सेकंड पूरा होने पे वीटी ग्राफ दोनों का एक जैसा ही दिखेगा, ऐसा। अब क्वेश्चन में कहा गया है कि बताइए 100 सेकंड पूरा होने पे कार ए और बी के बीच में गैप कितना है, डिस्टेंस कितना है। अब क्वेश्चन अगर समझ चुके हैं तो अभी पॉज कर दीजिए। हाँ, कैलकुलेट कीजिए, बिल्कुल ग्राफ के एरिया में डिफरेंस कैलकुलेट कीजिए। वही मजेदार है, आपको वहीं पे ऑब्जर्वेशन बहुत प्रॉपरली करनी है। बिल्कुल ठीक बोल रहे हैं आप, ग्राफ के एरिया में डिफरेंस कैलकुलेट करेंगे, उस डिफरेंस को आप बहुत माइन्यूटली देख के ही कैलकुलेट कर पाएंगे। वीडियो को पॉज करके खुद से कैलकुलेट करने की कोशिश कीजिए। चलिए, 100 सेकेंड तक क्वेश्चन तो सबको फंडामेंटल पता है कि करना क्या है। वीटी ग्राफ का एरिया 0 से 100 सेकेंड तक कार ए और कार बी के लिए दोनों एरिया में डिफरेंस बताना है, यही करना है। पर बहुत ही पिन पॉइंटेड एक्यूरेसी के साथ आपको देखना होगा, तभी आप सही आंसर लिख पाएंगे। लिख के देखिए। ऑब्वियसली 98.5 से 100 सेकेंड के बीच में ये जो 1.5 सेकेंड का इंटरवल है, इसमें दोनों ग्राफ के वीटी, दोनों कार के वीटी ग्राफ के अंदर का जो एरिया है वो सेम है। तो इस एरिया को हम अपने दिमाग से निकाल देते हैं। 0 से 30 की स्पीड आने तक ये जो एरिया है ये भी कॉमन है। हमें कैलकुलेट क्या करना है, देखिएगा ध्यान से। ये जो व्हाइट वाला कर्व जा रहा है 0 से 100 सेकेंड तक, ये एरिया और ये येलो कर्व यहां तक, येलो कर्व यहां तक 100 सेकेंड तक, फिर से देखो यहां तक, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। तो ये जो दो मैंने ब्लू कलर से पेंट कर दिया यहां पे, ये तो एरिया में दोनों ही एरिया कॉमन है दोनों के वीटी ग्राफ में, इसके बारे में हमें सोचने की जरूरत है ही नहीं, इसको हम दिमाग से हटा देते हैं। अब जो बेसिकली आपको यहां पे बहुत ध्यान से देखना चाहिए वो ये देखना चाहिए, ध्यान दीजिएगा अगर ध्यान से देख रहे हो आप। कार ए के लिए ये जो एरिया है ये 97.5 सेकेंड तक, यहां गौर करना है। कार ए के लिए ये जो एरिया है ये बिल्कुल इतना ही एरिया कार बी का ग्राफ में मिलेगा आपको, यहां पर। कहां पर? यहां पर, ये 98.5 तक, ये वाला एरिया मैं थोड़ा पेंट कर दे रहा हूं। कार बी के ग्राफ का ये लाल एरिया और कार ए के ग्राफ का ये ब्लू वाला एरिया, ब्लू वाला एरिया देखिए यहीं पे खत्म हो गया, यहीं पे खत्म हो गया।
ये कार ए के ग्राफ का ब्लू एरिया और कार बी के ग्राफ का लाल एरिया दोनों सेम है, तो बेटा फिर अंतर कहां पे आ रहा है? फिर से सुनिए मेरी बात। कार बी के ग्राफ का ये एरिया 98.5 तक, ये, और कार ए के ग्राफ का ये एरिया, ये दोनों सेम है। मतलब ये जो इलाका है, ये वाला ग्राफ का ये जो एरिया है, ये कॉमन नहीं है। दूसरा आपको ये समझना चाहिए कि ये जो एरिया है, ये भी कॉमन नहीं है। ये एरिया एक्स्ट्रा है कार किसके? ए के ग्राफ में। कंफ्यूजन हो रहा है ना? ठीक से देखो, कंफ्यूजन है इसमें। कार बी का ग्राफ ये एरिया, कार बी का ये एरिया और कार ए का ये एरिया सेम है। तो अगर मैं ध्यान से देखूं तो कार ए के ग्राफ में ये वाला एरिया एक्स्ट्रा है, जहां कार ए 60 के स्पीड से 1.5 सेकेंड तक चल रही है, लेकिन उसके कंपैरिजन में जो कार बी है उसके ग्राफ में ये वाला एरिया एक्स्ट्रा है। मतलब इसको सबट्रैक्ट करना पड़ेगा ऐसा। कार ए के ग्राफ में ये एरिया एक्स्ट्रा है, इसको बहुत माइन्यूटली देखोगे तो समझ में आएगा। कार बी के ग्राफ का 98.5 सेकेंड तक का ये एरिया और कार ए के ग्राफ का ये एरिया दोनों सेम है। तो कार ए का ये वाला एरिया आपने कंसिडर कहां किया? अभी नहीं किया। तो कार ए के ग्राफ का ये एरिया लेंगे तो इतना आएगा। एट द सेम टाइम आपने कार बी का ये एरिया कंसिडर नहीं किया, 30 इंटू 1.5। तो डेफिनेटली ये जो डिफरेंस है ये 45 मीटर है शायद। ये हमारे क्वेश्चन का आंसर है। जी हाँ, मैं लाइव हूं। आई होप कि आप इसको समझ पाएंगे, थोड़ा और गहराई से ऑब्जर्व करेंगे तो समझ पाएंगे। हाँ, दिस इज 97। आई एम सो सॉरी बच्चा पार्टी, ये 97 पे पहुंच गया टॉप स्पीड पे। अंतर 1.5 सेकेंड का है। थैंक यू प्रतीक। आई होप यू हैव अंडरस्टूड। अब ये क्वेश्चन जरा पढ़िए, आपको लगेगा कि ये कैसा आसान सा क्वेश्चन है, बट मैं ये मान के चल रहा हूं कि आप में से मैक्सिमम लोग इसमें गलती करेंगे। ये बहुत ही आसान सा क्वेश्चन देखने में लग रहा है, पर सच्चाई ये है कि आप बताइए तो कि ये किस चैप्टर का क्वेश्चन है। Acceleration of free fall on the equator of a planet of radius 15,000 kilometer is 20.000 meter per second square. Find the value of acceleration of free fall at a height of 300 kilometer from the surface. किस चैप्टर में आप इसको रखेंगे? ऑफ कोर्स ग्रेविटेशन का क्वेश्चन है, लेकिन उससे भी ज्यादा मैं बोल दूंगा तो क्वेश्चन आसान हो जाएगा। हाँ, ग्रेविटेशन तो है ही, पर उसके साथ क्या है? देखो, यहां पे एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्शन तुम्हारा हमेशा हमेशा के लिए दूर हो जाएगा। देखो इस क्वेश्चन को, आप सभी ने पढ़ा है कि अर्थ की सरफेस से या किसी प्लैनेट की सरफेस से h हाइट पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो फॉर्मूला है वो ये होता है। सभी को ये याद है, पर ये फॉर्मूला एक्चुअली एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला है। ये फॉर्मूला एक अप्रोक्सीमेट फॉर्मूला। इसके पहले का स्टेप क्या था, ये कहां से आया? अगर आप उसको मिस करेंगे तो इस क्वेश्चन का गलत आंसर देंगे। ये क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन की बनावट को ध्यान से देखिए। 20.000 माने बगैर लिखे हुए, बगैर लिखे हुए क्वेश्चन बनाने वाला कह रहा है कि डेसिमल के थर्ड प्लेस तक एक्यूरेट आंसर चाहिए। डेसिमल के थर्ड प्लेस तक एक्यूरेट आंसर चाहिए, नहीं तो वो 20.000 क्यों लिखेगा? वो सिग्निफिकेंट डिजिट्स बताने की कोशिश कर रहा है कि भाई मुझे डेसिमल के थर्ड प्लेस तक सही आंसर चाहिए। आप अगर इस फॉर्मूले से डेसिमल के थर्ड प्लेस तक कैलकुलेशन करोगे तो आंसर गलत आएगा।
गलत आएगा? जी हां, गलत आएगा। क्योंकि फिर से सुनो मेरी बात, ये फॉर्मूला कहां से आया था? एक्चुअली में कोई भी स्फीयर है, इसके सेंटर से एक्स डिस्टेंस पे यहां जो ग्रेविटेशनल फील्ड है, जिसको हम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कह लेते हैं, हाँ, ठीक है, वेरी गुड। इसको हम 300 किलोमीटर समझकर नहीं, 15,000 के सामने 300 किलोमीटर तो बेटा अभी भी छोटा है। एच की जगह 300 लिखोगे और आर की जगह 15,000 लिखोगे तो ये रेशियो अभी भी बहुत छोटा है। तुम इसको छोटा तो मान सकते हो। गड़बड़ क्या है, ठीक से सुनो। यहां से एक्स डिस्टेंस पे एक्चुअली जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उसको मैं जी डैश लिख रहा हूं, उसका सही फॉर्मूला बेसिकली ये है, बल्कि मैं और बेसिक से लिख देता हूं, आपको कहीं कोई कंफ्यूजन की गुंजाइश नहीं छोड़ता हूं। देखिए, यहां से लिख देता हूं मैं, ये एक्चुअली है जी एम बाई एक्स स्क्वायर, वेयर कैपिटल एम इज द मास ऑफ दिस स्फीयर, मास ऑफ दिस प्लैनेट। तो इसको हम लिखते हैं जी एम बाई आर प्लस एच होल स्क्वायर, जहां आर इसका रेडियस है और ये एच हाइट है फ्रॉम द सरफेस ऑफ द प्लैनेट। अब इसको हम लिखते हैं जी एम बाई आर स्क्वायर 1 प्लस एच बाई आर होल स्क्वायर। नाउ दिस gm by r square is acceleration due to gravity on the surface, उसको g लिख लेते हैं, बिल्कुल इस पॉइंट पे acceleration due to gravity है। this divided by 1 plus h by r whole square, ठीक। ये स्टैंडर्ड फॉर्मूला, एकदम एक्यूरेट फॉर्मूला यही है, एक्यूरेट फॉर्मूला यही है। इसको आपने अपनी क्लास में, फिजिक्स की क्लास में जब आप पढ़ रहे थे, इसको आपने पहले ऐसे लिखा। देखिए, बहुत मजेदार चीज मैं बता रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा, ये बिल्कुल, ये क्वेश्चन किसी भी दिन इस तरह का क्वेश्चन आ सकता है। इसको आपने लिखा ऐसा और किया बाइनोमियल एक्सपेंशन। अब आपने इसके बाद किया बाइनोमियल एक्सपेंशन, यहां लिख रहा हूं, तो जी डैश लिखा आपने जी 1 माइनस 2h बाय आर। आपने कहा बाकी के टर्म नेग्लेक्ट कर दो। अरे किसने कहा कि नेग्लेक्ट कर दो? आपने नेग्लेक्ट इसलिए कर दिया क्योंकि आपको मोटा मोटी आंसर चाहिए था, अप्रोक्सीमेट, और यहां क्वेश्चन बोल रहा है मुझे डेसिमल के थर्ड प्लेस तक करेक्ट आंसर चाहिए। तो इस बाइनोमियल एक्सपेंशन के आगे के टर्म्स तुम कैसे नेग्लेक्ट कर सकते हो? तुम्हें देखना होगा कि इस आगे के टर्म में डेसिमल के थर्ड प्लेस में कोई डिजिट है कि नहीं है। ठीक से सुनो बच्चों मेरी बात, ये बाइनोमियल एक्सपेंशन तुमने किया बेसिकली 1 माइनस एन एक्स। अगर किसी को डाउट है तो मैं यहां लिख दे रहा हूं 1 प्लस एन एक्स, सो सॉरी, एन की वैल्यू -2 है यहां पे, प्लस एन एन माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2 ही है, इंटू एक्स स्क्वायर, प्लस एन एन माइनस 1 एन माइनस 2 बाई फैक्टोरियल 3 एक्स क्यूब, सो ऑन सो फोर्थ। अब इस क्वेश्चन की बनावट ऐसी है जिसमें मुझे इस टर्म को भी जरूरत पड़े तो चेक करना पड़ेगा कि कहीं डेसिमल के थर्ड प्लेस तक इसकी वैल्यू अगर 0.001 है तो इसको मैं कैसे नेग्लेक्ट कर सकता हूं? नहीं कर सकता नेग्लेक्ट। समझ रहे हो मेरी बात को? अगर इस टर्म की वैल्यू 0.001 है तो तुम इसे नेग्लेक्ट कैसे कर दोगे? नहीं कर सकते। तो देखो, हमें अभी मैं 2-3 टर्म लिख लेता हूं। Am I not audible clearly? Somebody said that voice is not clear. Is it? I think it should be clear. Okay. 1 माइनस, यहां देखिए मैंने लिखा 1 प्लस एन एक्स, एन की जगह लिखा -2 और x की जगह लिखा h बाय आर। दिस इज 1 प्लस एक्स रेज टू द पावर -2। ये जो नेक्स्ट टर्म है इसको यहां पे अगर मैं लूंगा तो n की जगह -2, n -1 -2 बाई फैक्टोरियल 2, देन h बाय आर होल स्क्वायर। ठीक है, फिर अगला टर्म भी लिख सकते हैं आप चाहें तो। अब मैं आपका टाइम वेस्ट नहीं कर रहा हूं, आप मेरी बात को समझ गए हैं अगर, तो आप देखिएगा इस क्वेश्चन में कैलकुलेट करके
एच बाय आर की वैल्यू आप आसानी से लिख सकते हो 300 बाई 15,000। तो एच बाय आर इज बेसिकली 300 बाई 15,000, ये बन गया 1/50, 0.02 है ये, दिस इज 0.02। तो मैं ऐसे ही गेस कर रहा हूं, आप करके देख लेना। ये 0.02 का जो क्यूब है, ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 0.00008। ये बहुत दूर चला गया, डेसिबल के फिफ्थ प्लेस तक चला गया, इसलिए इस टर्म को हम लोगों को लिखने की जरूरत नहीं। इसके बाद के टर्म और भी छोटे होंगे, उनको भी लिखने की जरूरत नहीं है, लेकिन ये टर्म आपको लिखना पड़ेगा बच्चों, ध्यान दीजिएगा। ये टर्म आप नहीं मिस कर सकते। मैं इसको कैलकुलेट कर दे रहा हूं, यहीं पे कैलकुलेट कर सकूं, इसलिए थोड़ा सा इसको मिटा ले रहा हूं। इसके बाद के टर्म को आप इस क्वेश्चन में जैसा है आप नेग्लेक्ट कर दोगे चलेगा, पर आपको ये अगला टर्म तो लिखना ही पड़ेगा। ये जी की वैल्यू बाद में लिख देंगे, 1 माइनस 0.02 इंटू 2, एच बाय आर इज 0.02। ये बन गया, देखिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 कैंसिल हो गया, ये 3 हो जाएगा, 3 दिस प्लस, हाँ प्लस 3 इंटू 0.02 होल स्क्वायर। बाकी के टर्म नेग्लेक्ट कर देंगे तो चलेगा, क्योंकि वो बहुत छोटे होने जा रहे हैं। सो दिस विल बी एक्चुअली इक्वल टू जी 1 माइनस 0.04, और ये हो जाएगा आपका 0.004 इंटू 3, तो ये बन जाएगा 0.004 इंटू 3, 0.012 ऐसा। अब आप इसको कैलकुलेट कर लीजिए। जी की वैल्यू डायरेक्टली गिवन है क्वेश्चन में, इट इज 20, तो ये 20 है, 20 इंटू 1 माइनस 0.04 प्लस 0.012। तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको यह समझाने की कोशिश थी, देखिए कैसे फंडामेंटल को पकड़ सकते हैं जेई वाले। उन्हें पता है कि बच्चों को यह फॉर्मूला याद है, पर इसके पहले के स्टेप्स वो भूल चुके हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे बहुत एक्यूरेट आंसर चाहिए। क्या तुम्हें याद है कि इस एक्सपेंशन से आया है और एक्सपेंशन में बाकी टर्म्स को भी आपको लेना चाहिए, उनको छोड़ने की इजाजत नहीं है अगर आपको बहुत एक्यूरेट आंसर चाहिए तो। आई होप आप सभी को यह क्लियर हो गया है कि क्या करना है। इसको कैलकुलेट कीजिए, मुझे जहां तक लगता है 19.224 ऐसा कुछ आता है, देख लीजिएगा एक बार। यस, बात समझ गए सब लोग? नहीं, किसी ने कहा मुझे, मधुजिया ने कहा कि 19.224 आता है, मुझे लगता है वो शायद सही है। ये आ जाते हैं वेव ऑप्टिक्स के इस सिंपल से क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन कठिन नहीं है, फिर से मैं बोल रहा हूं कठिन नहीं है। ये नॉर्मल यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट का क्वेश्चन है, पर मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है, मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चन है। और मोर देन वन करेक्ट टाइप क्वेश्चंस में कई बार ऐसे क्वेश्चन आते हैं जो थोड़े लेंदी हैं, जिसको आपको कर करके देखना है और फाइनल आंसर तक पहुंचना है। ये उसी कैटेगरी का एक क्वेश्चन है, आइए आप सभी इसको कीजिए। इन अ यंग्स double slit experiment, the light source is at distance of L1 20 micrometer and L2 40 micrometer from two slits. These are two slits. L1 is 20 micrometer, this is 40 micrometer, this is point source of light. Point source of light, these two lengths are given. Screen is at a distance of 2 meter from the slit plane. This slit plane से ये जो screen है हमारी, उसकी दूरी 2 मीटर है। The values of, अब आपको ये सारे ऑप्शंस में से कौन कौन सही हैं चुन के बताना है। The values of theta relative to central line where maxima appear on the screen are given by theta is equal to sin inverse of this where n is 0 plus minus 1 plus minus 2 so on so forth. क्वेश्चन कह रहा है सेंट्रल लाइन से किस एंगुलर पोजीशन थीटा पे मैक्सिमाज मिलेंगे, पहले तो ये पता लगाना है। फिर बोल रहा है नियरली 40 मैक्सिमा कैन अपीयर ऑन द स्क्रीन, मिनिमम थिकनेस ऑफ ए स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, ये अलग ही क्वेश्चन है। मतलब अगर इस तरह के क्वेश्चन आपको मिल रहे हैं तो मैंने किसी वीडियो में कहा था कि पहले ऑप्शंस पढ़ लेने चाहिए, पर ये क्वेश्चन और ये क्वेश्चन की ये जो सी ऑप्शन है इसकी बनावट बिल्कुल अलग है। तो बच्चों को तुरंत एग्जाम हॉल में ऐसा करना चाहिए कि वो पहले ए पे फोकस करें, बी पे फोकस करें, वो थोड़ा एक जैसे लग रहे हैं,
ये सी में कुछ स्लैब रख दिया, ये ऑल टुगेदर डिफरेंट क्वेश्चन, इसको बाद में करेंगे। पहले ऑप्शन ए पे ध्यान देते हैं, सी को अभी पढ़ते भी नहीं है। जस्ट फोकस ऑन ऑप्शन ए। ऑप्शन ए पे फोकस करते हैं हम सभी लोग। हमें पता लगाना है कि किस किस एंगुलर पोजीशन पे मैक्सिमा मिलेगा। तो ये काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। यहां से यहां तक जो लाइट जा रही है और यहां से यहां तक जो लाइट रे जा रही है, इन दोनों के पाथ लेंथ में डिफरेंस तो डायरेक्टली गिवन है, L2 माइनस L1। इस रे ने ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल किया एज कंपेयर टू दिस रे, एंड द डिफरेंस इज L2 माइनस L1, राइट। अब यहां से थीटा एंगल पे कोई पॉइंट P अगर हम स्क्रीन पे लेते हैं, तो बच्चों आप सभी जानते हो कि ये जो पाथ लेंथ है और ये जो पाथ लेंथ है, इन दोनों में अंतर होता है d साइन थीटा का। आई होप सभी जानते हैं। जहां स्मॉल d ये डिस्टेंस है, d साइन थीटा। तो ये वाली रे ज्यादा डिस्टेंस चली, कितना चली उससे ज्यादा, L2 माइनस L1। और यहां पे भी अगर इस डायग्राम में हम देखें तो यही वाली रे ज्यादा डिस्टेंस चली, इससे कितना डिस्टेंस ज्यादा चली, d साइन थीटा। तो टोटल पाथ डिफरेंस कितना हो गया, L2 माइनस L1 प्लस d साइन थीटा। तो यहां से हम क्वेश्चन को पकड़ सकते हैं। क्वेश्चन बहुत मुश्किल नहीं है। पाथ डिफरेंस इज L2 माइनस L1 प्लस d साइन थीटा, राइट। यही पार्ट डिफरेंस है। यहां पे मेरे पास एक्चुअली टाइप किया हुआ है तो मैं उसको यूज कर ले रहा हूं, मुझे लिखने की जरूरत नहीं है। एंड द कंडीशन फॉर मैक्सिमम इंटेंसिटी इज डेल्टा x इज इक्वल टू n लैम्डा, दिस इज नोन टू एवरीबॉडी, वेयर n इज 0 प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 प्लस माइनस 3 एंड ऑल दैट। सो दिस पाथ डिफरेंस should be equal to n lambda if we want point P to be a point of maximum, right? So this path difference is equal to n lambda। लिखेंगे अगर आप, तो इसको यहां पे ऐसा लिख दे रहा हूं, देखिए n lambda ऐसा लिख दे रहा हूं, ठीक है। अब इसको सिंप्लीफाई कीजिए फॉर साइन थीटा, तो साइन थीटा विल बी n लैम्डा माइनस दिस डिवाइडेड बाय d, वही लिखा हुआ है यहाँ पे, ठीक है। दिस डेल्टा x इज नथिंग बट, कुछ तो गड़बड़ लिख दिया यहाँ पे, इसको आप एक्चुअली इग्नोर कर दो, जस्ट इग्नोर कर दो इसको मत पढ़ो, यहां से देख लो। ये पार्ट डिफरेंस n लैम्डा है, तो साइन थीटा लिखने के लिए n लैम्डा माइनस दिस डिवाइडेड बाय दिस d लिख दिया आपने, ठीक है। इसमें नंबर सब्स्टिट्यूट करके कैलकुलेट कर लो, ये तुम खुद कर पाओगे। जहां पे मेरी बातों को सुन के तुम्हें लगता है कि हाँ आई हैव गॉट एनफ हिंट, वहीं रुक जाया करो, खुद से क्वेश्चन ट्राई किया करो ऑलवेज। उसके बाद सॉल्यूशन तो लिखा ही है, तुम ऑफ कोर्स देख सकते हो। अब कैलकुलेशन समझाने का क्या है, आप इसको प्रॉपरली कैलकुलेट करोगे तो यू विल गेट थीटा इज साइन इनवर्स 2 टाइम्स ऑफ n बाई 40 माइनस 1। किसी ने आंसर दिया 20 प्लस 2 साइन x, x क्या चीज है, सो थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 2 टाइम्स n बाई 40 माइनस 1, वेयर n इज एन इंटीजर। ऐसा आप सिंप्लीफाई करोगे तो आंसर आ जाएगा। बट द पॉइंट इज यू शुड बी एबल टू डू दिस। आसान क्वेश्चन है, मैंने पहले ही कहा, रूटीन क्वेश्चन है, पर आपको करना है, नंबर्स प्लग इन करने हैं और पाथ डिफरेंस लिखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगले क्वेश्चन में शायद पूछा गया था हमसे कि हाउ मेनी मैक्सिमास कैन अपीयर ऑन द स्क्रीन। इसमें दो ऑप्शन एक जैसे हैं, बी और डी। इसमें बोला जा रहा है कि 98 मैक्सिमास होंगे और इसमें बोला जा रहा है कि लगभग 40 मैक्सिमा होंगे। गौर किया जाए वर्ड पे, लगभग 40 मैक्सिमा होंगे। देख लेते हैं। अब ये जो साइन थीटा है, ये 1 से बड़ा तो नहीं हो सकता, साइन मॉड ऑफ साइन थीटा इज ऑलवेज लेस देन 1। इसी को यूज करके किसी ने कहा डी 2 मीटर, नहीं नहीं बेटा वो डी आप गलत पढ़ गए। यहां देखिए, ये स्मॉल डी है, ये कैपिटल डी है 2 मीटर, ठीक है। इसीलिए कहता हूं रुक जाया करो, पॉज किया करो, नहीं करते हो पॉज। पॉज करो, क्वेश्चन पढ़ो, खुद से समझ के सॉल्व करने की कोशिश करो। फैक्ट यह है कि अगर क्वेश्चन स्क्रीन पे आ गया तो आपको वहीं पे पॉज कर देना चाहिए, मेरे समझाने का इंतजार भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन आपको एग्जाम हॉल में खुद ही पढ़ के समझना होगा।
तो साइन थीटा जो है उसका मॉड हमेशा 1 से कम होना चाहिए। इस बात का सिंपल मीनिंग ये है कि ये जो एंगल है, ये एंगल 90 से बड़ा तो नहीं ले सकते ना। ये एंगल 90 की तरफ जा रहा है, मतलब आप स्क्रीन पे इंफिनिटी पे जा रहे हो। तो एक्चुअली रियल लाइफ में कोई भी स्क्रीन इनफाइनाइट लेंथ की कैसे होगी? ये तो थियोरेटिकल बात है कि स्क्रीन हमारी इनफाइनाइट लेंथ की है, पर रियल लाइफ में कोई भी स्क्रीन इनफाइनाइट लेंथ की तो होगी नहीं। इसीलिए एक ऑप्शन में लिखा था कि नंबर ऑफ मैक्सिमास दैट वी विल ऑब्जर्व ऑन द स्क्रीन इज नियरली 40, अराउंड 40। वो एकदम एग्जैक्ट 40 की बात नहीं कर रहा था, शायद यही वजह है। अभी देख लेते हैं। तो बस साइन थीटा जो अभी अभी आपने निकाला है कि इट इज थीटा इज साइन इनवर्स ऑफ 2n/40 - 1, उसी को यहां पे सब्सटीट्यूट करना है आपको, एंड उसको ग्रेटर देन -1 और लेस देन 1 कर देना है। ये जो साइन थीटा है, इट इज 2 टाइम्स ऑफ n/40 - 1। ठीक है, तो इसको आप सभी लोग सिंप्लीफाई कर सकते हैं, आपको ऐसा एक इक्वेशन मिल गया। इसका मतलब हुआ कि जो n है वो 20 से 60 के बीच में लाई कर सकता है। n विल लाई बिटवीन 20 टू 60। यहां गौर करो बच्चों, हम अक्सर ऐसी गलती एग्जाम हॉल में करते हैं कि हम सिर्फ पॉजिटिव साइड पे ध्यान दे रहे होते हैं, 60 का ध्यान देते हैं, और दूसरी तरफ ऑटोमेटिकली मान लेते हैं कि -60 होगा। पर यह क्वेश्चन ऐसा नहीं है, यही मिस्टेक आपको नहीं करनी है। क्यों? इस क्वेश्चन में ये दोनों जो पॉइंट सोर्सेज हैं, ये सेम फेज में नहीं है। कोहेरेंट तो है पर सेम फेज में नहीं है। यहां से यहां तक जो लाइट आ रही है और यहां से यहां तक जो लाइट आ रही है, ऑलरेडी उसमें एक इनबिल्ट फेज पाथ डिफरेंस है। तो जो सेंट्रल मैक्सिमा है, वो सेंट्रल मैक्सिमा एक्चुअली ये पॉइंट नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा जो है वो ये पॉइंट नहीं है। सेंट्रल मैक्सिमा इधर कहीं पे होगा। तो अगर मुझे सेंट्रल मैक्सिमा की लोकेशन पता हो, तब तो फिर मैं उसके ऊपर और उसके नीचे बराबर फ्रिंजेस मान सकता हूं। पर बगैर सेंट्रल मैक्सिमा की पोजीशन लोकेट किए हुए अगर ऐसा कर दिया तो ये गलत। यहां साइकोलॉजिकली इस क्वेश्चन में आपके साथ खेला जा रहा है। इस क्वेश्चन में यह भी पूछा जा सकता था कि सेंट्रल मैक्सिमा बताओ कहां है, वो हिंट हो जाता, नहीं पूछा गया, ताकि आप ये मिस्टेक करें जो अभी अभी आप कर रहे हैं। समझ रहे हैं आप बात को? सेंट्रल मैक्सिमा शिफ्ट हो चुका है। सेंट्रल मैक्सिमा के ऊपर और नीचे बराबर नंबर ऑफ फ्रिंजेस हैं, ये ट्रुथ है। पर भाई सेंट्रल मैक्सिमा यहां पे नहीं है, आप भूल जाओगे तो गलत आंसर आ जाएगा। इसलिए बेहतर तरीका ये है कि ये प्लस माइनस दोनों साइन को लेके आगे बढ़ो। तो आपको मिलता है कि एन जो है वो 20 से 60 के बीच में वेरी कर सकता है यहां, क्योंकि हम जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो यहां से मेजर कर रहे हैं। इसके ठीक सामने में सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है, थीटा 0 पे सेंट्रल मैक्सिमा नहीं है। ठीक है, सो नेचुरली अब यहां पे देखिए कितने फ्रिंजेस होंगे, आप खुद से गेस कीजिए कितने फ्रिंजेस हुए। ये मैं छोड़ दूं समझने के लिए। ये एक्चुअली 20 को इंक्लूड करना और 60 को इंक्लूड करना। अगर हम n को 60 मानते हैं, इसका मतलब मैं साइन थीटा को 1 मान रहा हूं। साइन थीटा 1 मतलब इंफिनिटी पे वो क्या बोलते हैं, मैक्सिमा है। और रियल लाइफ में कौन सी स्क्रीन इनफाइनाइट लेंथ की होती है? वो एक स्क्रीन है, एक फाइनाइट स्क्रीन है, उस पे वो चीज होना तो लगभग संभव नहीं है। इसलिए रियलिटी में, प्रैक्टिकली में, ये 20 और 40 को तो 20 और 60 को तो हमें छोड़ ही देना चाहिए। तो ठीक है, इसीलिए क्वेश्चन में कहा गया है कि इट इज नियरली इक्वल टू 40। वो ठीक है, उसको टिक कर देंगे। इट इज नॉट एग्जैक्टली इक्वल टू, हाँ किसी ने कहा कि देयर आर 80 फ्रिंजेस बोथ मैक्सिमम एंड मिनिमम। नहीं, यहां पे बहुत गहरा मिसकॉन्सेप्शन है। फ्रिंज जब बोला जाए, फ्रिंज, तो इट इज ओनली ब्राइट फ्रिंज। ब्राइट फ्रिंज अलग फ्रिंज है और डार्क फ्रिंज अलग फ्रिंज है। अगर आप ऐसा सोचते हैं तो गलत सोचते हैं, बहुत गलत सोचते हैं। ऐसा नहीं है। जल्दी से 1 मिनट, अब ये डाउट आ गया है तो मैं यहां पे बता दूं। इस स्क्रीन के ऊपर आप सभी बच्चों ने इंटेंसिटी पैटर्न को जरूर प्लॉट किया होगा। ये इंटेंसिटी ऐसा, डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट की इंटेंसिटी ऐसी होती है, इंटेंसिटी का ग्राफ है ना। ये इंटेंसिटी एक्सिस है। मैं यहां बताना चाह रहा हूं कि इस लोकेशन पे इंटेंसिटी बहुत हाई है, इस लोकेशन पे इंटेंसिटी थोड़ी बहुत है, इस लोकेशन पे 0 है। अगर सच्ची बात बोलूं, सच्ची बात एकदम बोल रहा हूं, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूं, ये इंटेंसिटी 0 से मैक्सिमम से 0 हो गई। देख रहे हो, ये इंटेंसिटी का एक साइकिल पूरा हुआ
एक्चुअली यही एक फ्रिंज है, यही फ्रिंज विड्थ है। एक फ्रिंज मतलब इंटेंसिटी का एक कंप्लीट साइकिल। ठीक, तो कितने फ्रिंजेस हैं पूछने से मैक्सिमा और मिनिमा दोनों को जोड़ के नहीं बताना है। अगर किसी सवाल में पूछा गया कितने फ्रिंजेस हैं, तो आपको सिर्फ मैक्सिमा की काउंट बतानी है। ठीक है, फ्रिंज का एक्चुअल मीनिंग होता है इंटेंसिटी 0 से मैक्सिमम से 0। ये जो जोन है जहां पे इंटेंसिटी ने एक साइकिल पूरा कर लिया, ये टेक्निकली स्पीकिंग एक फ्रिंज है। हा? हमारी आंखों को जो दिखता है वो क्या है? 0 मतलब अंधेरा। यहां थोड़ी सी इंटेंसिटी है, भी अंधेरा ही है भाई। यहां पे थोड़ी सी इंटेंसिटी है, ये भी लगभग अंधेरा ही है। तो स्क्रीन पे एक्चुअली में मुझे यहां से अंधेरा से लेके यहां तक अंधेरा दिखता है। मैं इसको समझता हूं डार्क फ्रिंज। और इसके आगे लाइट इतनी तगड़ी हो गई कि मुझे चमकती हुई दिखने लगती है। तो यहां से चमकती चमकती यहां तक चमकती हुई दिख रही है। इसको मैं कहता हूं, मैं आंखों से समझता हूं ब्राइट फ्रिंज। राइट, मैं आंखों से समझता हूं उसको ब्राइट फ्रिंज। लेकिन आप ऐसे याद रखिए, प्लीज याद रखिए, प्लीज याद रखिए कि फ्रिंज की काउंट पूछी जाए तो आपको बेसिकली सिर्फ मैक्सिमास की काउंट बतानी है। आप इसको मन में कभी गलती नहीं होगी, आप ऐसा सोचो इंटेंसिटी साइकिल में 0 से मैक्सिमम से 0, ये जो है ये इसी को एक फ्रिंज कहते हैं। आप ऐसा पढ़ो, ठीक है। आई होप कि इसमें आपके डाउट्स एड्रेस हो गए होंगे। अब अगला जो हिस्सा है क्वेश्चन का वो कहता है फेज डिफरेंस। क्या क्वेश्चन था मैं भूल गया इतनी देर में, एक मिनट। हाँ, ये जो सी ऑप्शन है यहां गौर किया जाए। मैक्सिमम थिकनेस ऑफ ए स्लैब ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 टू बी प्लेस्ड ऑन द पाथ ऑफ वन ऑफ द रे सो दैट मिनिमा अकर्स एट सी। अब हम चाहते हैं कि स्क्रीन के सेंटर पे मिनिमा बने, यहां मिनिमा बने, मैक्सिमा नहीं। तो इसमें दो कीवर्ड है, वहां मिनिमा बनना चाहिए और पूछ रहा है कि ऐसे स्लैब की मिनिमम थिकनेस बताओ। एक स्लैब की मिनिमम थिकनेस बताओ जो इनमें से दो स्लिट में से किसी एक के आगे रखी जाए तो जो पॉइंट सी है वो एक मिनिमा का पॉइंट हो जाए। पॉइंट सी को मिनिमा का पॉइंट करना है। हाँ, तो आइए उसको हम लोग समझते हैं। जब कोई भी स्लैब नहीं रखा गया है, व्हेन देयर इज नो स्लैब, फेज डिफरेंस एट पॉइंट सी, सेंट्रल पॉइंट पे फेज डिफरेंस जो है वो क्या है? यहां ड्राइंग कर देता हूं ऐसा एक छोटा सा। इस पॉइंट पे फेज डिफरेंस क्या है? बेसिकली यही, ये दोनों लंबाइयों का डिफरेंस L2 माइनस L1, क्योंकि यहां से यहां का पाथ और यहां से यहां का पाथ तो सेम ही है। तो ये जो L2 माइनस L1 है यही पाथ डिफरेंस है जब हम पॉइंट सी को कंसिडर कर रहे हैं। और पाथ डिफरेंस पता है तो 2 पाई बाय लैम्डा से मल्टीप्लाई कर दीजिए, फेज डिफरेंस हो गया। जब कोई स्लैब इंसर्ट नहीं किया तो ये फेज डिफरेंस है। यहां पे नंबर्स वगैरह सब्सटीट्यूट कर दिए गए हैं जो आप खुद से कर सकते हैं। ये 80 पाई निकल के आता है। अगर आप इसको कैलकुलेट करेंगे तो 80 पाई निकल के आता है। 80 पाई का मतलब ये ब्राइट फ्रिंज है। पॉइंट सी जो है ब्राइट फ्रिंज है, पर गौर कीजिए उसको सेंट्रल फ्रिंज नहीं कहते। सेंट्रल फ्रिंज उसको कहते हैं जहां पे फेज डिफरेंस 0 है। ये सेंट्रल फ्रिंज नहीं है, वहां ब्राइटनेस है पर वो सेंट्रल फ्रिंज नहीं है क्योंकि वहां फेज डिफरेंस 0 नहीं है। हाँ जी बेटा, अभी आपने क्वेश्चन ठीक से नहीं पढ़ा शौर्या। पूछा गया है कि पॉइंट सी पे मिनिमा बने, इसके लिए स्लैब की मिनिमम थिकनेस बताओ। मिनिमा, मैक्सिमा नहीं। हाँ जी, तो फॉर मिनिमम इंटेंसिटी एट सी हम क्या करेंगे भाई? अभी जो सिचुएशन है कि दोनों वेव के फेज में डिफरेंस 80 पाई है, बस उसको पाई से बदल दो, फेज डिफरेंस को, वहां मिनिमा हो जाएगा। मुझे उसको 0 या पाई करने की जरूरत थोड़ी है, मुझे इस फेज डिफरेंस को पाई करने की जरूरत थोड़ी है। पॉइंट सी पर मिनिमा किसी तरीके से बन जाए, पहला मिनिमा दूसरा मिनिमा, ऐसा क्वेश्चन नहीं कह रहा है, कोई भी मिनिमा बन जाए। तो भाई 80 पाई का फेज डिफरेंस है यहां दोनों वेव में, अगर वो 79 पाई हो जाए, 81 पाई हो जाए, दोनों में से कुछ भी हो जाए, तो यहां पे दोनों वेव ऑपोजिट फेस में ओवरलैप हो गए। मतलब एक का क्रस्ट दूसरे के ट्रफ के साथ आएगा और वहां पे मिनिमा बनने लगेगा।
पाई, 3 पाई, 5 पाई का फेज डिफरेंस होने से मिनिमा होता है, पर मुझे मिनिमम से काम चलाना है। मैं दोनों में से किसी एक के पाथ में ऐसा स्लैब रखना चाहता हूं जिससे कि यहां पर फेज में पाई का बदलाव हो जाए, बस किसी एक वेव के फेज में पाई का बदलाव हो जाए, मेरा काम हो गया। फेज में पाई का बदलाव मतलब पाथ लेंथ में लैम्डा बाई 2 का चेंज। ऑप्टिकल पाथ लेंथ में लैम्डा बाई 2 का चेंज होना चाहिए। यहां बच्चों ध्यान देना, इसके सामने रखा जाए या इसके सामने रखा जाए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। भाई ये 80 पाई है, इसके सामने रखोगे, इसकी पाथ लेंथ अभी ज्यादा है, इसकी तुमने थोड़ी बढ़ा दी तो डिफरेंस जो है वो 79 पाई हो जाएगा। अगर तुम इसी के सामने रख दोगे तो पहले से इसकी पाथ लेंथ ज्यादा थी, थोड़ी और ज्यादा कर दी, 81 पाई हो जाएगा। जस्ट पाई का डिफरेंस क्रिएट कर दो, दैट्स ऑल। 80 पाई तो पहले से है ही, ये समझने की बात है। सो फॉर मिनिमम इंटेंसिटी एट सी, जो ग्लास स्लैब डालने से, ग्लास स्लैब दोनों में से किसी के पाथ में डाल सकते हैं, ग्लास स्लैब इंसर्ट करने से जो एडिशनल ऑप्टिकल पाथ डिफरेंस क्रिएट होता है, आई होप ऑल ऑफ यू नो दिस, म्यू माइनस 1t, जहां टी थिकनेस है उसकी, इसकी वैल्यू सीधे सीधे लैम्डा बाई 2 होनी चाहिए, दैट्स ऑल। इसके अलावा मुझे कुछ नहीं देखना, किस रास्ते में रखा उससे कोई मतलब नहीं है। यस, शिफ्ट बस ग्लास स्लैब होने से फेज में पाई का बदलाव हो जाना चाहिए, मतलब पाथ लेंथ में लैम्डा बाई 2 का चेंज हो जाना चाहिए। ऑप्टिकल पाथ लेंथ म्यू माइनस 1t में, म्यू माइनस 1t इज चेंज इन ऑप्टिकल पाथ लेंथ, उसको लैम्डा बाई 2 के इक्वल कर दो, तो बस ये सिंप्लीफाई कर लो, यू विल गेट द आंसर। बात समझ में आ गई? क्वेश्चन आसान था, पर गलती करने के भारी भरकम चांसेस थे। यही बात है, क्वेश्चन को हम कई बार ऐसा होता है कि देख के लगता है कि यार बड़ा आसान है, इसको ट्राई भी क्या करना, लेकिन जब हम उसकी गहराई में जाते हैं तो लगता है कि अरे भाई ये तो बड़े छोटे छोटे सी चीजें हैं जो हम मिस्टेक कर सकते हैं। आइए, ये क्वेश्चन मैंने अपनी बुक में से लिया है, इसको पढ़ लेते हैं। A parallel beam of light traveling in x direction is incident on a glass slab of thickness t. ये ग्लास स्लैब है, इसकी थिकनेस है t, ये ग्लास स्लैब की थिकनेस t है। The refractive index of the glass slab changes with y. This is y direction. ये x एक्सिस है और ये y एक्सिस है। क्वेश्चन कह रहा है कि ये ग्लास स्लैब ऐसा है, जादुई ग्लास स्लैब, कि इसकी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स y की वैल्यू बदलने से बदलती जाती है। The refractive index changes with y according to this equation, where mu is the refractive index at height y from here. ऐसा इक्वेशन लिखा है, पता नहीं क्लियर है कि नहीं है, ये व्हाइट बैकग्राउंड हो गया, ये ऐसा लिखा है, y naught is a constant, mu naught is a constant. The light beam gets focused at point f on the x axis. देखिए क्वेश्चन ऐसा है कि भाई ये एक स्लैब है, ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, इस स्लैब की थिकनेस टी है, यहां पे एक पैरेलल बीम ऑफ लाइट आपने थ्रो की, इस ग्लास स्लैब का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई बढ़ने से बदलता चला जा रहा है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स वाई कोऑर्डिनेट के साथ ऐसा बदलता है। ये लाइट बीम जो है, क्वेश्चन कह रहा है कि ये लाइट बीम जो है वो यहां एफ डिस्टेंस पे जाके फोकस हो जाती है, यहां से एफ डिस्टेंस पे जाके फोकस हो जाती है। दिस एफ इज लार्ज कंपेयर टू थिकनेस टी, थिकनेस टी इज स्मॉल, ऐसा क्वेश्चन में लिखा है आगे। तो हमने ये डिस्टेंस एफ यहां से मेजर किया, यहां से मेजर किया, यहां से मेजर किया, कोई बहुत फर्क नहीं पड़ता, यहां लिखा है कि एफ इज टू लार्ज कंपेयर टू टी, उसकी चिंता आप ना करें। By using the concept of optical path length, यहां पे लिखा है कि ऑप्टिकल पाथ लेंथ का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए कैलकुलेट दी फोकल लेंथ एफ, इस फोकल लेंथ एफ को कैलकुलेट कीजिए यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ ऑप्टिकल पाथ लेंथ। तो ये कैसा क्वेश्चन है भाई? कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि ऐसी रे डेविएट कहां होती है, ऐसी रे तो सीधी निकल जाती है, भाई स्नेल्स लॉ अप्लाई करेंगे तो क्यों डिफ्लेक्ट होगी? नहीं डिफ्लेक्ट होगी, तो डिफ्लेक्ट होने का कोई कारण ही नहीं है, एफ की वैल्यू तो इंफिनिटी होनी चाहिए।
सच्चाई यह है कि लाइट इज अ वेव, लाइट इज अ वेव। तो ये जो वेव फ्रंट इंसिडेंट हुआ है, ये जो लाइट रेज आपने ऐसे बनाई हैं, ध्यान दीजिए, अगर मैं इसमें एक वेव फ्रंट ड्रॉ करूं, ये एक वेव फ्रंट है, यहां पे बना लेता हूं, ये एक वेव फ्रंट है, इस वेव फ्रंट का हर पॉइंट एक इंडिपेंडेंट सोर्स है। तो इसको एक इंडिपेंडेंट सोर्स मानकर अगर मैं टी सेकंड के बाद का वेव फ्रंट ड्रॉ करूं तो कैसे करूंगा? इसको सेंटर मानकर सी टी रेडियस का एक स्फीयर बनाते हैं, पर यहां पर वो अप्रोच गलत है, क्योंकि यहां पर मीडियम का जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो बदल रहा है। लाइट, ये एक पॉइंट सोर्स है, ये एक पॉइंट सोर्स है। अगर लाइट की स्पीड हर तरफ सेम है तब तो स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। यहां लाइट की स्पीड इस तरफ अलग है, इस तरफ अलग है, इस तरफ अलग है, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग अलग है। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अलग है मतलब स्पीड अलग अलग है। तो जब लाइट की स्पीड ही अलग अलग है, जैसे y बड़ा है तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स छोटा है, दैट मींस इस डायरेक्शन में देखेंगे तो लाइट की स्पीड ज्यादा तेज है। या इस पॉइंट सोर्स से जो लाइट इधर जा रही है वो ज्यादा स्पीड में चल रही है, टी सेकंड में यहां पहुंच गई। यहां से जो लाइट चल रही है वो थोड़ी कम दूर पहुंची, ऐसे दिखा लेता हूं, यहां ठीक है चलेगा। और यहां से जो लाइट जा रही है, इस तरफ जो लाइट जा रही है, उसके लिए रिफ्रैक्टिव इंडेक्स और ज्यादा है, तो ये और कम दूर चली, तो नेचुरली अब आपको एक प्लेन वेव फ्रंट नहीं मिलने जा रहा है। इस पॉइंट सोर्स से अगर आप ऐसे सोच सोच के वेव फ्रंट बनाने की कोशिश करेंगे तो इट इज नॉट ए प्लेन वेव फ्रंट। तो वेव फ्रंट प्लेन नहीं रह जाएगा, वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर लाइट रेस की डायरेक्शन होती है, तो नेचुरली लाइट रेस डेविएट तो हो ही जाएंगी। तो कॉन्सेप्ट ये है कि लाइट रे डेविएट हो जाएंगी। हालांकि ये बगैर समझे हम इस क्वेश्चन को बना सकते हैं, बट मैंने आपको कॉन्सेप्चुअली समझा दिया कि ऐसा क्यों होगा। अब रहा सवाल इसको सॉल्व करने का, तो हम कुछ ऐसा सॉल्व कर सकते हैं, शायद इसका भी सॉल्यूशन मेरे पास लिखा है, मुझे करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हाँ, ऑप्टिकल पाथ लेंथ ऑफ रे along x axis and a ray at a height y will be same। क्या कह रहा है क्वेश्चन, जरा देखिएगा। क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन नहीं, सॉल्यूशन कह रहा है ऐसा कि ये जो लाइट रे है जो x 0 पे चल रही थी, ये यहां पहुंची और उतने ही टाइम में ये वाली रे भी यहां पहुंच, तब तो ये फोकस है, मतलब ये पॉइंट पे सभी रेज आके जमा हो गए। तो इस वाले लाइट रे का ऑप्टिकल पाथ लेंथ और इस वाले लाइट रे का ऑप्टिकल पाथ लेंथ सेम है, दोनों रेज एक साथ यहां पहुंच गई। एक्चुअली रे नहीं, वेव बोलना चाहिए, तो ठीक है रे ही बोलते हैं। ये रे और ये रे एक साथ यहां पहुंच गई, ये वाली रे भी उसी टाइम पे यहां पहुंच गई, तो इनका जो ऑप्टिकल पाथ लेंथ है वो सेम होना चाहिए। बस इतना सा कॉन्सेप्ट आपको यूज करना है। तो ऑप्टिकल पाथ लेंथ को हम सेम कर देते हैं। अभी हम दो रे ले लेते हैं, एक रे जो एक्स एक्सिस के अलॉन्ग चल रही है और एक रे जो यहां से वाई हाइट पे है। ये रे का ऑप्टिकल पाथ लेंथ और इस रे का ऑप्टिकल पाथ लेंथ दोनों को इक्वेट कर दीजिए बच्चों, आपको क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। ऐसे करना है। ये विजिबल है आप लोगों को? इज दिस विजिबल क्लियरली? किसी ने कहा हाँ, नॉट वेरी क्लियर, ओके। यहां देखिए, यहां लिखा है ऐसा कि ये जो लाइट रे है इसका ऑप्टिकल पाथ लेंथ लिखने के लिए ये जो थिकनेस है टी ग्लास स्लैब की, ये म्यू नॉट, यहां पे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, तो म्यू नॉट इंटू टी, ये ऑप्टिकल पाथ लेंथ हो गया। और ये डिस्टेंस को तो हम एफ बोल ही रहे हैं, तो इसमें एफ जोड़ देते हैं। ऐसे सोचिए, यहां तक तो सारे लाइट रेज बिल्कुल एक जैसे चले आ रहे हैं, प्लेन वेव फ्रंट है। यहां से जो चलकर लाइट यहां पहुंची, उसको कितना रास्ता ट्रेवल करना पड़ा? ग्लास स्लैब के अंदर टी कन्वर्टेड इनटू इक्विवेलेंट लेंथ इन एयर इज म्यू टी प्लस एफ, ये इतना डिस्टेंस चल के यहां तक पहुंचे, बिल्कुल ठीक। और मैं कह रहा हूं कि ये वाली जो रे है उसका पाथ लेंथ भी इतना ही होना चाहिए, टी इज वेरी स्मॉल, ओके। तो इस वाली रे के बारे में सोचते हैं। पहले तो ये टी लेंथ चली ग्लास में, तो म्यू इंटू टी, उसके लिए भी सेम है म्यू टी।
उसके बाद ये वाली लाइट रे अगर ऐसे बेंड हो गई है तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, ये लेंथ जो है, दिस लेंथ कैन बी रिटन यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम. दिस लेंथ इज अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर. ये थिकनेस टी बहुत छोटा है, उसके बारे में बहुत चिंता मत कीजिए. एफ यहां से यहां तक है कि यहां से यहां तक सब एक ही है. सो दिस लेंथ विल बी अंडर रूट ऑफ एफ स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर. यहां पे वही लिखा गया है कि दिस प्लस वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर का रूट, उसको पावर हाफ में लिख दिया गया. ऐसा ये दोनों पाथ लेंथ सेम होने चाहिए. पहला लेफ्ट हैंड साइड क्या है, इसका पाथ लेंथ कैसे लिखा मैंने, यहां से यहां तक जाने में रास्ते की लंबाई. और राइट हैंड साइड में क्या लिखा, इसका पाथ लेंथ. टी लेंथ चला ग्लास स्लैब में, और उसके बाद ये हवा में, वो जोड़ दिया मैंने. ये दोनों पाथ लेंथ सेम होने चाहिए, तभी दोनों रेज एक साथ एफ पे पहुंचेंगे. अब इसको कुल मिला के आपको सिंप्लीफाई करना है, नथिंग एल्स. तो ये सिंप्लीफिकेशन के स्टेप्स यहां पे लिखे हुए हैं. चलिए मैं आपके लिए फिर से इसको लिख देता हूं. इस म्यू की जगह पे बच्चों, इस म्यू की जगह पे ये जो एक्सप्रेशन दिया है, ये आपको सब्स्टिट्यूट करना है यहां पे. तो आप म्यू नॉट टी और इस म्यू की जगह पे ये नंबर, इसको इधर शिफ्ट कर दो, तो ये बन जाएगा म्यू नॉट 1 माइनस वाई स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर. ये म्यू की जगह पे ये नंबर लिखा, इसको इधर ले गए इसके साथ, ये टी कॉमन कर लिया. ठीक है, दिस इज इक्वल टू, यू आर लेफ्ट विथ दिस थिंग, और एफ को कर दिया इधर. सो वाई स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर की पावर हाफ माइनस ये एफ कर दिया इस तरह, ऐसा बस. अब इसको आप सिंप्लीफाई कर लीजिए. यहां ध्यान दीजिए, ये म्यू नॉट माइनस म्यू नॉट इंटू 1 कैंसिल हो जाएगा, और आपके पास यहां पे सिर्फ बचेगा, यहां जो बचेगा वो चीज बचेगी, ये म्यू नॉट इंटू म्यू नॉट 1 कैंसिल हो गया, ये बच गया आपका म्यू नॉट वाई स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर टी, ऐसा बचेगा इधर लेफ्ट हैंड साइड में. और राइट हैंड साइड में आप ऐसा कीजिए, ध्यान दीजिएगा, राइट हैंड साइड में आप ऐसा कर लीजिए कि इसको आप चाहे तो एक्सपैंड कर दें बाइनोमियली, तो थोड़ा देखने में सिंपल हो जाएगा. ये वाला विजिबल है, ये लेफ्ट हैंड साइड में जो बचा था मैंने वो लिखा है, और उसके बाद ये है म्यू नॉट वाई स्क्वायर वाई नॉट स्क्वायर टी. एक्चुअली इससे अच्छा तो होता कि मैं खुद ही इसको अलग से सॉल्व कर लेता. कुछ नहीं करना है, तुम लोग खुद ही कर लोगे. दिस इज इक्वल टू म्यू नॉट वाई स्क्वायर टी वाई नॉट स्क्वायर अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू एफ वाई स्क्वायर बाई 2 एफ स्क्वायर. यहां पे y को हमने f के सामने बहुत छोटा मान लिया है, पता नहीं ये लिखा है कि नहीं लिखा होना चाहिए. इसमें ऐसा एक वर्ड होना चाहिए, इट इज अ पैराक्सियल बीम ऑफ लाइट, सो दैट y इज नॉट वेरी लार्ज. ऐसा मान के हम ये जो एक्सप्रेशन आया है, इस एक्सप्रेशन को बाइनोमियली एक्सपैंड कर दीजिए. एफ स्क्वायर को पहले बाहर निकाल लीजिए, उसके बाद y बाई एफ को छोटा मान के उसको एक्सपैंड कर दीजिए. एक्सपैंड कर देंगे तो ये सिंप्लीफाई होकर ऐसा आ जाएगा, और अल्टीमेटली आप उसको थोड़ा फर्दर सिंप्लीफाई कीजिए, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ फोकल लेंथ एज वाई नॉट स्क्वायर. ये फाइनल आंसर है आपका. एफ इज इक्वल टू, प्लीज थोड़ा सा खुद कर लीजिएगा, मैंने थोड़ा इसको मेसअप कर दिया, बट ठीक है, मैथमेटिक्स इज नॉट ऑल दैट वेरी इंपॉर्टेंट, आप खुद कर लोगे. द ओनली पॉइंट दैट आई वांटेड टू मेक इज कि आपको ऐसे क्वेश्चन में ये नहीं सोचना है कि ये लाइट रे सीधी निकल जाएगी. लाइट एक्चुअली वेव है, और जब मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज हो रहा है, तो कोई भी एक पॉइंट सोर्स से हर तरफ जो लाइट रे जा रही है वो सेम स्पीड पे नहीं जा रही है, तो जो वेव फ्रंट है वो स्फेरिकल नहीं रह जाएंगे. तो एक प्लेन वेव फ्रंट जो पहले था वो प्लेन नहीं रह जाएगा,
उसका शेप डिस्टॉर्ट हो जाएगा। तो नेचुरली यहाँ पे लाइट डेविएट हो सकती है। अगर मुझे ठीक याद आ रहा है तो बहुत पहले, अब वो जेई मेन था कि एआई ट्रिपल ई था उस टाइम पे, मैं भूल रहा हूं, पर जेई मेन या जेई एआई ट्रिपल ई में कभी ना कभी ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है, ऐसा एक क्वेश्चन आ चुका है। नहीं बेटा, वो करने से वो विजिबल नहीं होगा, मैंने कुछ गड़बड़ सड़बड़ कर दिया एक्चुअली, उसमें व्हाइट और ब्लैक मिक्स हो गया। आई एम सो सॉरी, अगली बार से इसका ध्यान रखूंगा मैं। बात यहां तक आप समझ गए ये इक्वेशन कैसे आया? इसके बाद खुद से थोड़ा सिंप्लीफाई कर लो, उसको मैथमेटिक्स है, नथिंग एल्स। ठीक है, आई थिंक 4 क्वेश्चन मैंने आपके कर दिए। थैंक यू।